हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो कॉमर्स क्लासेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसटेट पीजीटी कॉमर्स का पार्ट 1 और ये हमारी लास्ट मंथ प्रिपरेशन होगी, यानी कि हमारा जो पेपर है वो 3 से 4 जुलाई में होने वाला है। तो ये हमारी लास्ट मंथ ही प्रिपरेशन है और 1 जून को ये हमारी जो वीडियो है वो आपके चैनल पे देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस क्या होता है बेसिकली? देखो, बिज़नेस क्या होता है, मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, बिज़नेस में हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपका क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे आपको क्या मिलने वाला है, आपको पैसा मिलता है। ठीक है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो, अगर आपको उनसे पैसा मिलता है तो वो कैसी एक्टिविटीज़ हो जाएगी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। अब बिज़नेस में हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप क्या करते हो, गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो आप सब ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो आपका मोटिव यहाँ पे क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट भी क्या है, ए पार्ट ऑफ मनी है। ठीक है, तो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर कुछ काम कर रहे हो, या प्रोडक्शन कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो या सेल्स कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारे काम किसके लिए कर रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जैसे प्रोफेशन। प्रोफेशन बेसिकली क्या होता है, ये स्किल बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज है, जैसे कि मेरे पास मुझे टीच करने की नॉलेज है, या मेरे पास स्किल है, ठीक है, मुझे मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है और मैं पढ़ा सकती हूँ, तो ये मेरी स्किल हो गई। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए, वो मेरी नॉलेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास स्किल है और नॉलेज है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा सब चीज़ों में हो सब एकदम परफेक्ट हो। कुछ लोग क्या करते हैं, ITI करते हैं, यानी कि उनका जो पर्टिकुलर स्किल होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। जैसे कुछ प्लम्बर होते हैं, किसी को छत बनाने का होता है एक्सपीरियंस, कोई IT सॉफ्टवेयर होता है, कोई डॉक्टर होता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, उनके प्रोफेशन हो जाते हैं। वो काम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेशन भी क्या हो जाएगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरा जो हम पार्ट बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब बेसिकली होता है रोजगार। और रोजगार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 व्यक्ति जो है, यानी कि हम ये कहें कि 2 पर्सन यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। 2 पर्सन में हमारे पास कौन कौन आ जाएगा, 1 पर्सन तो वो होगा जो काम कर रहा है, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं वर्कर, या फिर हम इसको वर्कर ना कह के हम इसको कह रहे हैं एम्प्लॉय। ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो पर्सन होते हैं। एम्प्लॉय क्या करता है, काम को करता है, और एम्प्लॉयर क्या होगा, वो काम को करवाएगा। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये दोनों इसमें मिले हुए होते हैं। तो जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होते हैं वो वहाँ पे हो जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय क्या लेता है, काम करने के बदले में यहाँ पे पैसा लेता है, और जहाँ भी पैसे का मतलब आ जाए वहाँ पे क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, और लाइक वेजेस हो गया, सैलरी हो गया। तो एम्प्लॉय है हमारा, उसको कुछ कंपनसेशन यहाँ पे मिलेगा। और पीपल हु आर वर्किंग आर कॉल्ड एम्प्लॉयज। ठीक है, जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयज होते हैं, और जो हायर करता है उनको काम करवाने के लिए वो कौन होता है, एम्प्लॉयर होता है। जैसे वर्किंग इन ऑफिस हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, स्कूल हो गया, शॉप्स हो गया। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्विसेज, देखिए सर्विसेज क्या होती है, ये बिल्कुल ही इंटेंजिबल होती है। ठीक है, ये फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होती है, इंटेंजिबल होती है, और ना ही इनको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैं हूँ, मैं किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, मैं आपको सिर्फ सर्विस दे सकती हूँ। आप उसको किस तरीके से गेन करोगे, आप अपने जो माइंड है, आप अपनी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको गेन करने का काम यहाँ पे करते हो। जैसे कि आपकी हेल्थ सर्विस हो गई, सिक्योरिटी सर्विस हो गई, कंसल्टेशन हो गई, एयरवेज हो गई, और हॉस्पिटैलिटी हो गई। ये सारी कैसी होती है,
ये सर्विसेज में काउंट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस का मीनिंग हमने इतना तो समझ ही लिया होगा कि बिजनेस बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और मेन मोटिव हमारे यहाँ पे क्या होता है, कुछ अर्न करना। और अर्न यहाँ पे किस बेस में हम लेके चलते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट के टर्म में हम इसको यहाँ पे लेके चलते हैं कि बिजनेस हमारा क्या हो गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैंने परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और इसका मेन मोटिव क्या है, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट को अर्न करना, चाहे मत हो लेकिन हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट को अर्न करना ही होना चाहिए। ये जो वर्ड है बिजी, इससे आया हुआ है, ठीक है। और बिजनेस किस लिए करते हैं लोग, ताकि वो अपने जो जीवन यापन है वो कर सके, ठीक है, यानी कि वो अपने जीविका के लिए काम चला सके, उसके लिए हम बिजनेस को करते हैं। तो बिजनेस क्या है, एक वाइड टर्म है, बहुत ही बड़ी टर्म है। इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी इन मॉडर्न टाइम, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम में ये सोसाइटी का एक पार्ट सा बन के रह गया, पार्ट बन गया है। क्योंकि क्या होता है, जब आप बिजनेस करते हो ना तो आपको सोसाइटी को भी ध्यान में रखना होता है। कैसे, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड तो रिसोर्सेज होते हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज़ करना होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी हो जाए और साथ ही साथ जो हमारा सोशल जो हमारा समाज है उसको भी हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ देने को मिल जाए। जब कुछ लोगों को मिलेगा तभी वो क्या करेंगे, आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है। तो दो हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहली जो हमारी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ये जो हमारी डेफिनेशन है बेसिकली, बिजनेस में भी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी, ऑब्वियस ही है क्योंकि काम कौन करता है, यहाँ पे ह्यूमन ही करता है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ, यानी कि आप प्रोड्यूस करते हो और एक्वायर करते हो क्या, वेल्थ को, थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स, यानी कि आप गुड्स को सेल और बाय करके आप क्या कर रहे हो, आप जो वेल्थ है आप उसको उत्पादित कर रहे हो या उसको प्राप्त कर रहे हो। ये लेविस ए हेमे का जो है स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन, यानी कि बिजनेस का जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि आप सोसाइटी को क्या करो, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करो, ठीक है, जिससे कि आपका जो इंटरनल आपका जो मोटिव है क्या, प्राइवेट गेन अचीव करने का, वो आपका यहाँ पे पूरा हो जाए। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी है B.O. व्हीलर ने, ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में क्या हो जाएगा कि सबसे पहली बात तो क्या होती है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दूसरा हम क्या आपके पढ़ते हैं कि बिजनेस आप किसके लिए करते हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एक ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ आप ये करते हो कि आप बिजनेस में क्या करते हो, सेल्स करते हो गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। आप अगर आप गुड्स बना रहे हो तो आप उनको सेल करोगे और सर्विसेज आप दे रहे हो तो आप उसको प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करोगे। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे रेगुलर डीलिंग होती है, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक साल किया उसके बाद आपने छोड़ दिया, नहीं, आपको यहाँ पे रेगुलर डीलिंग ही करनी पड़ती है, तभी आपका क्या होता है यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिश हो। जैसे यहाँ पे एयर कंडीशनर का एग्जांपल हमने दिया हुआ है कि हमने एक बार एयर कंडीशनर लगवा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बिजनेस खत्म हो गया, नहीं, हमने उसको क्या करना होता है, हमने टाइम टू टाइम उनको सर्विसेज भी देनी होती है, टाइम टू टाइम हमने उसको चेक भी करना होता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिजनेस आपका क्या है, ये नहीं है कि आपने एक के साथ किया और खत्म हो गया, वो रेगुलर चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, आप प्रोवाइड भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो और प्रोडक्शन भी कर रहे हो, इनका प्रॉफिट मोटिव है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक मेन चीज आती है यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। आज के टाइम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कंज्यूमर, कि जब तक तुम अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप अपना जो बिजनेस का जो मोटिव है, क्या मोटिव लेके चलते हैं हम, प्रॉफिट,
आप उसको अचीव ही नहीं कर सकते। तो आपके कंज्यूमर यहाँ पे क्या होने चाहिए, आपके कस्टमर यहाँ पे कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने उसको प्रोवाइड करवाया है उससे वो फुली सेटिस्फाइड होने चाहिए कि उनको जितने प्राइस में जो भी चीज़ चाहिए थी आपने वो उनको दे दी है, तभी आपका जो बिजनेस है वो बढ़िया से चलेगा। अगर मान लो आपने उसको सर्विसेज बढ़िया नहीं दिए तो कस्टमर क्या करेंगे, आपको छोड़कर दूसरे शॉप पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जैसे मैंने आपको एक बात बोली थी कि मेन मोटिव तो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, तो मेन मोटिव तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अनसर्टेनिटी होती है, जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही मिले, हो सकता है कि कभी कभी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले, कभी कभी आपको लॉस भी बियर करना पड़ सके। ठीक है, तो ये भी चीजें इसमें देखने को मिलती है कि अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न में, कि प्रॉफिट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो सकता है, या फिर कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आपको लॉस भी यहाँ पे बियर करने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क एलिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं ना तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। रिस्क आप देखोगे तो कैसे कैसे रिस्क आपको देखने को, मान लीजिए आपने कोई नया प्रोडक्ट आप लेके आए, टेक्नोलॉजी वहां पे फेल हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो उसका रिस्क हो सकता है। फैशन आउट ऑफ फैशन हो चुका है, या फिर कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत सारे वैसे ही लोग वही प्रोडक्ट लेके आ गए हैं मार्केट में, चोरी का खतरा रहता है, फायर का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें रिस्क भी रहते हैं। जैसे कि इसमें एक नोकिया का एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है कि जब नोकिया स्टार्टिंग में आपने देखा हो तो एक नोकिया फ़ोन आया था, बहुत चला था, बहुत टाइम तक चला था और सबसे कन्वीनियंट वही लगता था। फ़ोन का नाम था नोकिया 1100। ठीक है, उसके बाद जैसे बहुत सारे फ़ोन आए, मोटरोला आया, माइक्रोमैक्स आया, सैमसंग आया, और सोनी भी चलता था उस टाइम पे, काफ़ी मतलब ये फ़ोन चलते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे सारे फ़ोनों ने अपने आप को अपग्रेड किया, लेकिन नोकिया जो है वो वैसे का वैसे ही रहा। उसने अपने आप को अपग्रेड करने में टाइम लगा दिया, और क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड करने में टाइम लगाया तो उसकी वजह से नोकिया आज आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, या फिर बहुत रेयर देखने को मिलता है। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ओप्पो हो गया या फिर वीवो हो गया, ये बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, और एप्पल भी हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ सैमसंग हो गया। तो ये आपको देखने को क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड किया है, टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को ये अपग्रेड करते रहते हैं। आप देखोगे कि फ़ोन में भी क्या होता है, इनका हर साल या हर 6 महीने में, या किसी किसी में तो 2-3 महीने में ही इनका क्या आता रहता है, अपडेशन आता रहता है। तो ये अपडेशन क्या होता है कि ये अपने आप को अपडेट करते रहते हैं भाई, कि हम जो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, हम उसके अकॉर्डिंगली ही अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम भी क्या चाहते हैं कि हम भी अपडेट रहे, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ कर रहे हैं। आजकल हम नोकिया को डिमांड ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, रीज़न यही है कि नोकिया ने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंगली अपडेट नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है स्कोप ऑफ बिजनेस। देखिए, सबसे ज़्यादा मेन जो मोटिव होता है वो तो हमारा यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना होता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मेन पैसा ही कमाना है। तो यहाँ पे पीटर ऑफ ड्रकर है, इन्होंने कहा है A business must achieve sufficient profit to cover the risk of economic activities and thus to avoid loss। यानी कि क्या कह रहा है ये, इनके कहने का है कि बिजनेस जो है ना वो कैसा होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, देखिए, तो ये पीटर एफ ड्रकर जी हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो बिजनेस है बेसिकली वो क्या कर रहा है यहाँ पे कि रिस्क को बियर कर रहा है, प्रॉफिट हमें अर्न करना है,
लेकिन जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं वो इतना प्रॉफिट होना चाहिए हमें कि हम हमारे जो लॉसेस हैं उनको अवॉइड कर सके, यानी कि हम उसको कम कर सके। ठीक है, या तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आप अपने लॉस को अवॉइड कर सको। ठीक है, यानी कि आपको लॉस ना हो, आपको ये चीज़ें देखनी है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। और साथ ही साथ बिजनेसमैन भी क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसने जितना भी इन्वेस्ट किया है उससे ही ज़्यादा उसको मिले, यही चीज़ एक्सपेक्ट करके एक बिजनेसमैन बिजनेस को करता है। जैसे मान लो आप भी किसी चीज़ में पैसा लगाते हो, ठीक है, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा स्टडी करने का मेन मोटिव क्या है? सबसे मेन मोटिव तो यही है कि हमें जॉब मिल जाए। ठीक है, और हम जॉब मिलेगी तो हमें क्या मिलेगा? हमें जो कमाने के लिए पैसा मिलेगा, करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ ही साथ हमारी जो सोशल हमारी समाज में कुछ वैल्यू होगी, आस पड़ोस के 2-4 लोग हमें जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही क्या होता है, बिजनेस होता है। बिजनेस को क्या चाहिए? प्रॉफिट। अगर बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो उसकी जो डिमांड है इंडस्ट्री में वो ज़्यादा होगी, और अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो उसके जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी, लोग उसकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, ये प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई है। जैसे सर्वाइवल के लिए कि अगर एक बिजनेस को अपनी जो काम करने की जो समय सीमा है अगर उसको बढ़ानी है तो उसको भाई प्रॉफिट तो चाहिए। देखिए, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं होगा एक बिजनेस में तो वो किस तरीके से आगे ग्रो कर पाएगा। तो ग्रो करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको प्रॉफिट तो अर्न करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ और एक्सपेंशन क्या होता है? मान लीजिए कि आपने क्या करना है, अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। ठीक है, पहले आप 2 प्रोडक्ट बनाने थे, आपको 4 प्रोडक्ट बनाने हैं अब, तो उस 4 प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, और वो 4 प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन कहलाएगा। तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप उसको क्या कर सकते हो? दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉफिट क्या होता है? रिवॉर्ड होता है रिस्क बियर करने का, यानी कि आप जो रिस्क बियर कर रहे हो, आपने पैसा लगाया है, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये लगाए हैं, तो उस 50,000 का रिस्क भी जो है कि वो डूब भी तो सकता है। तो आपने रिस्क बियर करने का एक रिवॉर्ड, एक इनाम के रूप में आप प्रॉफिट को यहाँ पे कंसिडर करते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करता है? मेजर ऑफ एफिशिएंसी करता है कि आपने किसी काम को कितनी कुशलता से किया है। जैसे अगर जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसके लिए ये माना जाता है कि उसने काम बहुत अच्छा किया है। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि किसी की सैलरी बहुत अच्छी है या कोई बहुत अच्छी जॉब पे लग गया है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई उसने क्या की होगी? बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, तभी उसने इतनी अच्छी पोस्ट हासिल की है। तो प्रॉफिट इन टर्म ऑफ बिजनेस भी यही चीज़ कहता है कि अगर हाई प्रॉफिट है तो ये माना जाता है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है। रेपुटेशन और गुडविल ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पे? नेक्स्ट हमें कहा गया है यहाँ पे, इसके कुछ आप देखोगे तो इसका हमने क्लासिफिकेशन किया है कि किस किस तरीके से हम बिजनेस को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास आता है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, जिसमें हमारे पास स्मॉल स्केल हो जाएगा, मीडियम स्केल हो जाएगा और लार्ज स्केल हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल हो जाएगा। उसके बाद इन द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ हो जाएगी। एक्टिविटीज़ के नेचर के हिसाब से हम इसको इंडस्ट्री हो गया, कॉमर्स हो गया, जेनेटिक हो गया, टू ट्रेड हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड हो गया, इस तरीके से बांटते हैं। साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में भी हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली हो गया, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो गया, प्रोप्राइटरशिप हो गया। वो जो सोलो वहाँ पे लगा हुआ था वो इसके साथ लगाना है आपको। ठीक है, पार्टनरशिप हो गया और जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया। साथ ही साथ हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, तो इसमें हम कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं,
अच्छा, स्मॉल स्केल जैसे इसका नाम से ही है कि स्मॉल स्केल यानी कि छोटे पैमाने के बिजनेस हो गए। तो जो अगर ये छोटे पैमाने के बिजनेस हैं तो इनकी कुछ लिमिट होनी चाहिए। तो वो लिमिट क्या हो सकती है कि ये क्या नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 25 लाख। ठीक है, इसको हम एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। तो ये 25 लाख किस चीज़ के लिए मेंशन किया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो किसमें, फिक्स एसेट में, प्लांट एंड मशीनरी में, या तो आप ओनरशिप ले रहे हो, या ओनरशिप लेने का मतलब है कि आप उसको खुद खरीद रहे हो, या फिर आप इसको क्या कर रहे हो, लीज पे ले रहे हो। तो ये 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, इसमें क्या कहा गया कि अगर आप फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो या फिर अगर आप उसको लीज पे ले रहे हो तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 25 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे लिमिट हमारे पास कितनी हो गई, 25 लाख से ज़्यादा। यहाँ पे क्या हो गई हमारी जो लिमिट है, 25, हम ये भी कह सकते हैं कि वो 25 लाख से 5 करोड़ तक होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इन केस ऑफ मार्केटिंग सेक्टर, ये भी चीज़ हमें यहाँ पे दी हुई है। कैसा सेक्टर है ये, मार्केटिंग। सर्विस सेक्टर का हमें यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। तो यहाँ पे मोर देन 10 लाख सर्विस सेक्टर के लिए कितना होना चाहिए, मोर देन 10 लाख और लेस देन 2 करोड़। ठीक है, ये अलग अलग लिमिट है कि 25 लाख तो हो गई मार्केटिंग वाले के लिए और 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सर्विस वाले के लिए 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 10 लाख से ज़्यादा तो होना चाहिए लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये लिमिट जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये टाइम टू टाइम वेरी भी हो जाती है, यानी कि ये चेंजेस भी हो जाती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच बिजनेस इज नॉट कंपल्सरी बट इफ रजिस्टर्ड विद कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री देन दे विल अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है, कि वैसे तो इनका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर ये अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं विद द कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्री तो इनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि वित्तीय सहयोग इनको देखने को मिल जाता है। देयर इज अ इजी मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, अदर सोर्सेज, स्मॉल स्केल बिजनेस आर बिग सपोर्ट टू मीडियम एंड लार्ज स्केल यूनिट। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। जो स्मॉल स्केल वाले बिजनेस होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के बिजनेस होते हैं वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते थे। यानी कि जो छोटे बिजनेस हो गए या फिर जिसके पास जैसे कैपिटल का एक दूसरे से जगह जाना आना जाना हो गया, यानी कि हमें कैपिटल इजीली मिल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल हो गया, यानी कि कोई है व्यक्ति है उसके अंदर स्किल बहुत बढ़िया है। ठीक है, बिजनेस को चलाने की स्किल बहुत बढ़िया है, तो उसको भी यहाँ पे जो मीडियम और लार्ज स्केल यूनिट्स है उनसे जो सपोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्मॉल स्केल यूनिट इज जनरली ए सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, और मे बी पार्टनरशिप। तो ये कैसी हो सकती है, स्मॉल स्केल में हम क्या कह सकते हैं कि या तो ये पार्टनरशिप हो गई या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई जिसमें एकल व्यक्ति होता है जो बिजनेस को चला रहा होता है। द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज जनरली लोकलाइज्ड। ठीक है, देखो छोटा व्यक्ति है, थोड़ा काम कर रहा है तो उसका जो एरिया है वो भी कैसा रहेगा, छोटा ही रहेगा। यानी कि वो अपने लोकल एरिया में ही क्या कर रहा है, अपने जो प्रोडक्ट है उनको परचेज और सेल कर रहा है वो अपनी लोकल डिमांड को ही वहाँ पे पूरा कर रहा है। These units are mostly labor intensive with small capital investment। यानी कि इसमें जो लेबर का जो एंगेजमेंट होता है वो भी यहाँ पे कैसे होती है, कम। देखो नाम से ही इसको हम इसको मेंशन कर रहे हैं कि इसका नाम ही क्या है, स्मॉल स्केल है। यानी कि इसमें जो पैसा हम लगा रहे हैं वो भी कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, पैसा भी कैसा होगा, कम होगा। मजदूर भी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कम लगाएंगे। लेकिन इनके पास क्या है, स्किल बहुत बढ़िया है, इनके पास काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है, तो इसको स्मॉल जो लार्ज स्केल बिजनेस है और मीडियम स्केल बिजनेस है उनसे सपोर्ट मिल जाता है। कभी कभी इनको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे केमिकल हो गया, शूज हो गए, बाईसाइकिल हो गए, रेडीमेड हो गए, गारमेंट्स हो गए, कंज्यूमेबल गुड्स हो गए, स्पोर्ट्स गुड्स हो गए, प्लास्टिक गुड्स हो गए, लेदर प्रोडक्ट हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गए, स्पाइसेस हो गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में हम ये हमारे स्मॉल स्केल पे होते हैं। जैसे आप देखोगे कि जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जंगल से वो
मतलब जो अच्छी अच्छी हम ये कहें कि जड़ी बूटियाँ होती हैं, दवाइयाँ होती है, जैसे केरल साइड में आप चले जाओ तो वो स्पाइसेस का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल पे करते हैं। इसको बड़े लेवल तक पहुंचाने का कौन काम करता है? लार्ज स्केल बिजनेस करते हैं। तो जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपना जो सामान है उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करना यानी कि लार्ज स्केल पे हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इनका काम बन जाता है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है सेकंड, मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जहाँ पे ओनरशिप स्मॉल स्केल कहाँ किस बोला जाएगा, जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपका फिक्स एसेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी में, ये आपका कैसा है 25 लाख से ज़्यादा है और 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। किस तरह की कंपनी में? मार्केटिंग सेक्टर में। तो हम इसको क्या कहेंगे बेसिकली? तो हम इसको स्मॉल स्केल कहेंगे। सर्विस सेक्टर के केस में ये जो अमाउंट है ये अलग हो जाती है। ये मोर देन 10 लाख यानी कि 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकती है? चेंजेस हो सकती है। इसको प्रमोट करने का काम कौन करेंगे? जो हमारे पास लार्ज स्केल और मीडियम स्केल की जो बिजनेस है वो इसको प्रमोट करने का काम यहाँ पे करते हैं। इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये लोकलाइज्ड एरिया में होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि लोकल एरिया में होने का मतलब ये है कि छोटे लेवल पे होते हैं, तो ये इनका जो बिजनेस होता है वो लोकल में ही होता है। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए, अब जब हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा ही होगा। तो इसके बारे में क्या कहा गया कि मीडियम स्केल जो बिजनेस है, एन अंडरटेकिंग इन विच द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी मोर देन 5 करोड़। ठीक है, तो जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर में इसका क्या है? मिनिमम 2 करोड़ और मैक्सिमम 5 करोड़। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में ये अमाउंट थोड़ी सी कम हो जाती है और जो मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग वाला होता है उसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो दिस बिजनेस इज मोस्टली प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ओनरशिप किसके पास होती है? प्राइवेट लोगों के पास, यानी कि जैसे अडानी हो गया, रिलायंस वाले हो गए, अंबानी जी हो गए। ठीक है, तो उनके पास ये होती है, बट मैनेज्ड बाय एंड ओनर बाय सम प्रोफेशनल इन की रोल। ठीक है, यानी कि इनकी जो ओनरशिप होती है वो तो प्राइवेट पीपल के पास है, लेकिन इनको मैनेज करने का काम कौन करते हैं? कुछ प्रोफेशनल इनको मैनेज करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल, लिमिटेड कस्टमर बेस, जनरली कैटरिंग टू लोकल एंड रीजन एट लार्ज। ठीक है, इसको छोड़ दो आप यहाँ पे। ओके, हाँ, इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो स्मॉल स्केल से थोड़ी सी बढ़िया होती है। ये स्मॉल स्केल के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। ठीक है, और मीडियम स्केल टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम स्लो स्टडी ग्रोथ टू ऑफ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो ये भी क्या थे, मतलब पहले आप ये मान के चलो कि पहले ये भी स्मॉल थे, फिर ये धीरे धीरे इन्होंने ग्रोथ की है तो ये मीडियम की तरफ बढ़े हैं। और इसमें हमें कुछ ऐसा कुछ खास देखने को नहीं। एज द ऑर्गेनाइजेशन मोर रेवेन्यू, इट्स कैपिटल बिल्डिंग, मोर एम्प्लॉइज। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो फिर इनका जो एरिया है वो यहाँ पे बढ़ता जाता है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। अच्छा, इसमें एक ये वाली चीज़ इसकी इम्पोर्टेंट है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ रेगुलेट द स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस अंडर MSME। ठीक है, ये जो MSME एक्ट है 2006, इसके अकॉर्डिंगली इसको ऑपरेट करने का यहाँ पे काम करती है। और इसमें इसके कुछ लीगल फ्रेमवर्क दिए गए हैं और इसके स्पेसिफिक रोल है वो सारे यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ठीक, तो ये वाली चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हमारा हो जाएगा लार्ज स्केल बिजनेस। अब देखो, लार्ज है तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी कैसा होगा? लार्ज ही होगा, यानी कि जहाँ पे क्या होगा 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा फिक्स एसेट्स में, वो क्या हो जाएगी? इंडस्ट्री हमारी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगी। तो ये इंडिजीनियस भी होती है, इम्पोर्टेड भी होती है। ठीक है, ये मतलब जो भारत की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज़ भी कर सकती है, या फिर ये अपनी टेक्नोलॉजी को बाहर के देशों से इम्पोर्ट भी करके लेके आ सकती है।
ठीक है। ऑल कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, सब कुछ इसमें प्रोड्यूस किया जाएगा। मोस्टली द इन्वेस्टमेंट इज डन थ्रू पब्लिक इन्वेस्टर, यानी कि जनता को हम क्या करते हैं, ये जो बिजनेस होते हैं ये जनता से ही क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। और इसमें जो कुछ सेक्टर्स दिए हुए हैं, गवर्नेंस, प्रोफेशनल, मैनेजमेंट, डाइवर्स मार्केट, वाइड रेंज ऑफ फंडिंग, ठीक है, इनको अलग अलग मार्केट मिल जाते हैं, यहाँ पे प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं साथ, मतलब प्रोफेशनल किस वे में कि बिजनेस को चलाने के वे में, ठीक है। डाइवर्स मार्केट मिल जाता है, बहुत बड़ा, जैसे भारत की ही हम बात करें तो भारत का मार्केट जो है वो कैसा है, वो बहुत बड़ा है। फंडिंग रिसोर्सेज यहाँ पे ज़्यादा मिल जाता है, जैसे कंपनी हो गई, यहाँ पे रिलायंस हो गई, टाटा ग्रुप हो गई, इन्फोसिस हो गई, टेक्नोलॉजी, महिंद्रा ग्रुप हो गई, तो ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, लार्ज स्केल बिजनेस है। इसको डिफाइन करने में ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं कि आपके जो 10 करोड़ से ज़्यादा का अगर आपके पास फिक्स असेट्स है तो आप लार्ज स्केल की कैटेगरी में आते हो, ठीक है। और इसमें कुछ कंपनीज है, कंपनीज के बारे में आप बता ही सकते हो कि मार्केट बड़ा होना चाहिए इनके लिए, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होने चाहिए, साथ ही साथ जो इसका जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रोफेशनल्स के द्वारा किया जाता है। ये सारी बातें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, जैसे कि एक तो अकेला बंदा होता है उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। और अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें 2 या 2 से आपको व्यक्ति देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो ओनरशिप वाला है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो ओनरशिप में क्या होता है कि ओन, मैनेज, कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति होगा वो ही सब कुछ इसमें करता धरता होता है। हियर सोल मीन्स ओनली एंड द प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, ठीक है। ओनली ओनर यानी कि एक ही यहाँ पे क्या होता है, ओनर होता है, वही क्या करता है, ओनर रिस्क बियर करेगा, इन्वेस्ट करेगा कैपिटल को, एंजॉय ऑल प्रॉफिट, ठीक है भाई। तो जो वो इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्ट ही खुद कर रहा है, रिस्क भी खुद ही बियर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट भी खुद ही आदमी यहाँ पे करने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी जो काम है वो खुद ही करता है कि एम्प्लॉय को अगर उसने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो भी वो खुद ही करेगा, सारे डिसीजन वो खुद लेता है, ठीक है। सारे रिसोर्सेज का वो एक्वायर करने का काम भी वो खुद ही करता है, खुद ही वो बिजनेस को रन करता है, खुद ही वो कंट्रोल करता है, खुद ही ये देखेगा कि क्या डेविएशन निकल है, किस तरीके से मैं इसको दूर कर सकता हूँ, ये सारे काम वो खुद ही करता है। दिस बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन स्मॉल स्केल वेयर कस्टमर डिमांड पर्सनलाइज्ड सर्विस। ये स्मॉल स्केल पे होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टेलर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कस्टमाइज कपड़े बनाने का काम करता है, ठीक। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगा, एक छोटा टाइप है इसका, ठीक है। आगे हम देखें पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होती है, जहाँ 2 या 2 से पार्टनरशिप में हम क्या कहेंगे, जहाँ पे आपको 2 या 2 से ज्यादा जो पर्सन है, एक लॉफुल बिजनेस है और उस बिजनेस का मोटिव क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, बिजनेस का पर्पज उनका लॉफुल होता है और मेन मोटिव क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। तो जो पर्सन होते हैं वो पार्टनरशिप में होते हैं, उनको पार्टनर्स कहा जा सकता है, और जो बिजनेस वो कंडक्ट करते हैं उसको बोलते हैं फर्म, ठीक है। ये पार्टनरशिप फर्म का एक टॉपिक आएगा जो आप अकाउंट्स वाले सेक्शन में पढ़ोगे। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इज एन एग्जिट रेशियो, इवन द प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइडेड एज डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, ठीक है। जो इनमें आप ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो पार्टनर्स के अकॉर्डिंग की जाएगी, और जो रेशियो है वो कैसे रहेगा, इनका पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक। ये इक्वल भी ले सकते हैं और ये अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे रहने वाले हैं 2 और मैक्सिमम नंबर होते हैं 20 इन द ऑर्डिनरी बिजनेस। और बैंकिंग के केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 10 पर्सन यहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, यहाँ पे आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है कि जैसे पहले परिवार होते थे, अब भी कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं और जो अपने जो उनके पूर्वजों ने जो बिज़नेस चलाया हुआ होता है उसी बिज़नेस को वो आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, इसको जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोलते हैं, और ये उसी बिज़नेस को ग्रो करते हैं आगे जो इनके पूर्वजों ने पहले से ही चलाया हुआ होता है। और ये जो है हमारा एक्ट
और जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके अंदर ये काम करते हैं। द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि इसके जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो ही इस बिजनेस को चलाने का काम करते हैं। द प्रॉपर्टी इज मैनेज्ड एंड हेल्ड बाय द सीनियर मेल मेंबर, यानी कि जो सीनियर मेल मेंबर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। ठीक है, जो सबसे बड़ा आदमी होता है या फिर जो सीनियर मोस्ट होता है उसको कर्ता बोला जाता है, और वही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम करता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी उसी के ही नाम पे होती है। द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ। ठीक है, कि आपको या इस बिजनेस में मेंबरशिप कैसे मिलेगी, कि अगर आपका वहाँ पे बर्थ हो गया, जैसे कि राजघराने होते हैं, अगर वहाँ पे आपने जन्म ले लिया तो आप राजकुमारी बन गए, लड़का है तो राजकुमार बन जाता है। ऐसे ही अनडिवाइडेड फैमिली का होता है कि इसमें आपको मेंबरशिप कैसे मिल जाती है, बाय बर्थ ही आपको मिल जाती है। 3 सक्सेसिव मेल जनरेशन कैन बी मेंबर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 लगातार जो मेल जनरेशन है वो यहाँ पे मेंबर बनने का काम करती है। अभी जैसे इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया था, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट बिल आया था 2004, जिसके थ्रू जो वुमेन है उनको भी अब इक्वल राइट्स मिल गए हैं इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी होती है उनमें अब जो आपकी जो बहनें हैं, जो बुआ हैं, उनको भी क्या मिलेगा, अब यहाँ पे हिस्सा मिल सकता है। ये हुआ है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2004 के तहत। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, देखिए इसका पहले नाम पढ़िए, क्या लिखा है, कोऑपरेटिव, यानी कि कोऑपरेटिव क्या होता है कि एक से दूसरे को सहायता देना। तो ये सहायता समूह की तरह ही होते हैं, ये म्यूचुअल हेल्प, इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट के थ्रू ये बनते हैं, और इनका रजिस्ट्रेशन होता है अंडर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव प्रोविजन ऑफ कहाँ गया ये, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक पूल बना लेते हैं, उसमें सारा का सारा पैसा अपना डालते रहते हैं। ठीक है, और साथ ही क्या करते हैं, इशू कर देते हैं शेयर्स, मतलब आप पहले क्या करते हैं, मेंबर्स इकट्ठे उन्हें शेयर इशू किए, और जिस मेंबर ने जितने ज़्यादा शेयर खरीद लिए उतना ज़्यादा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड प्राइमरली विद द व्यू टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर। ठीक है, इनका मेन मोटिव क्या आता है कि जो अपने मेंबर है उन्हीं को हम क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव नहीं होता है। ठीक है, इसके वेरियस टाइप हो गए, जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ये उसके कुछ पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिस कंपनी को आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट इज द कंपनी। कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ये सारी चीज़ें इसमें होती है और गवर्न होती है ये कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। अभी तो जो कंपनीज एक्ट है वो 2013 आ गया, तो अभी आप उसको भी बता सकते हो। विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, शेयर होल्डर के, और ये क्या करते हैं, कंपनी के जितने भी अफेयर्स है, यानी कि जितने भी क्रियाएं हैं, जितना भी एक कंपनी में कुछ काम किया जाता है वो सारा किसके थ्रू होता है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू होता है, और वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ओके, इसके बाद जैसे इसमें बताया गया है तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। मिनिमम नंबर यहाँ पे बताया है, प्राइवेट कंपनी होती है उसमें 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50। तो अब ये 50 वाला क्राइटेरिया यहाँ पे हट गया है, 50 की जगह यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 200 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, और जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम होनी चाहिए 7, और मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं होती है कि मैक्सिमम आपके कितने भी मेंबर हो सकते हैं। ये इस चीज़ को यहाँ पे करेक्ट कर लेना, इसकी जगह आ जाएगा 200। ठीक, चलिए
आगे हमें दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आप हम बिजनेस को किस किस तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्री में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन हो गया। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कुआं है, तेल का कुआं है, आप उससे क्या कर रहे हो, ऑयल निकाल रहे हो, तो उसको क्या कर रहे हो, आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, उससे आप कुछ ले रहे हो, या आपके पास खदान है, आप उससे कोयला निकाल रहे हो, तो उस चीज़ को एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। प्रोसेसिंग का मतलब होता है उसको एक क्रिया से दूसरी क्रिया में ले जाना, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। यानी कि कपास से रुई निकालना, वो क्या हो जाता है, प्रोसेसिंग। धागे से कपड़ा बनाना, प्रोसेसिंग। ठीक है। कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कपड़े से आपने क्या बना दिया, सूट बना दिया या कुर्ता बना दिया या कुछ भी बना दिया, तो क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सारा इंडस्ट्री में होता है। इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करती है वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं, यानी कि वो कंपनी के लिए भी हो सकते हैं और कंज्यूमर के लिए भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। तो अभी इसके आ जाते हैं टाइप। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि हम यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, हम यहाँ पे क्या क्या करते हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं एक्सट्रैक्शन का, प्रोडक्शन का, प्रोसेसिंग का और कन्वर्जन का। तो इसी बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं। जैसे एक्सट्रैक्टिव हो गया, एक्सट्रैक्टिव में अभी जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक अर्थ, वाटर, एयर। ठीक है, यहाँ से आप कुछ प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो। द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के काम आते हैं, जैसे फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, लुब्रिंग हो गया। ठीक है, इसमें ये सारे आ जाते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जो जीन से रिलेटेड होती है, जैसे ब्रीडिंग प्लांट हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पशुओं को पालना हो गया। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हो जाती है। उसके बाद जैसे इसमें एग्जांपल है प्लांट इन नर्सरी, जैसे नर्सरी में प्लांट पौधे उगाए जाते हैं, फिर नर्सरी से ले जाके अगर आप उनको कहीं उगाते हो तो वो बढ़िया तरीके से खिलते हैं, क्योंकि उनको जैसे जैसे फ्रूट्स वाले प्लांट होते हैं तो कहते हैं ना कि उसको पेम चढ़ाई हुई है, जिससे कि उसको फ्रूट्स जल दिए जाते हैं। हॉर्टिकल्चर हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके के जेनेटिक वाले, जैसे कि अभी बोलते हैं कि खुम्बी की खेती करना, जिसको हम मशरूम भी बोलते हैं। ठीक। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है कि ये जो आपकी जो रॉ मटेरियल है उसको सेमी फिनिश से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। जैसे इसमें आ जाएगा मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, आर्टिकल ऑफ डेली यूज आर मोस्टली प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरिंग, जो भी हम डेली यूज़ में लेते हैं, जैसे कि माचिस हो गया या फिर पंखा हो गया, हमारे खाने का सामान देख लो आप, पहनने का तो फिर मेडिसिन हो गए, फर्टिलाइज़र हो गए, टेलीविज़न हो गए, पेंट हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन नाम से ही डिनोट हो रहा है कि हमें क्या बनाना है, बांध बनाना है, रोड बनानी है, डैम बनाने हैं, कैनाल बनानी है, तो वो सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाएगी। दिस इंडस्ट्री क्रिएट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये औद्योगिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम यहाँ पे करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है कॉमर्स। जैसे कि आप ये देखोगे हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होता है भाई, कॉमर्स में तो हम ये कहते हैं कि हम सब कुछ ही डाल देते हैं। जैसे हम ये कहा कि कॉमर्स रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कि जितने भी एक्टिविटीज़ होती है जो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर यानी कि जो बनाने वाला है वहाँ से उठा करके अगर कंज्यूमर तक पहुँचा रही है, जो इसको यूज़ करने वाला है, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कॉमर्स में आ जाएगी। जैसे इसमें सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, पैकेजिंग हेल्प हो गया। तो जिससे कि क्या होता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी सारा कॉमर्स में ही इंक्लूडेड हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉमर्स की जैसे टाइप हमें दे रखे हैं, दो टाइप से इसको डिनोट करते हैं। फर्स्ट इज ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, यानी कि जिसको ट्रेड में हेल्पफुल होती है। जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी कुछ सर्विसेज वगैरह, वो सारी इसमें आ जाएगी। अच्छा, ट्रेड क्या होता है, देखिए ट्रेड क्या होता है, ट्रेड इज दैट ब्रांच ऑफ कॉमर्स
विच इज कंसर्न विद द सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट आपने दिया और मैंने आपको एक प्रोडक्ट दे दिया तो वो हो गया एक्सचेंज। इसके अलावा इसमें कुछ सर्विसेज इंक्लूड होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, जिसके चारों तरफ जो ट्रेड की चारों तरफ रहती है, ठीक है। और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का क्या होती है, ये न्यूक्लियस होती है, इसमें कुछ इंक्लूडेड भी होती है, वो हम यहाँ पे पर देख लेते हैं। जैसे इंटरनल ट्रेड हो गया, ठीक है, ट्रेड में आ जाता है हमारे पास इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड नाम से ही है इंटरनल, तो किसके इंटरनल हो जाएगा, यानी कि एक ही कंट्री के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, या फिर हम ये कहें कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसको हम कैसे बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं और इनलैंड ट्रेड भी हम यहाँ पे बोला जाता है। दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला हो गया होलसेल। होलसेल तो आपने बहुत कॉमन सा वर्ड हो गया है। होलसेल में क्या होता है बेसिकली कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदी जाती है और फिर उसको आगे जो स्मॉल क्वांटिटीज होती है उनमें उनको सेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है होलसेल में। आप बहुत सारे मतलब मार्केट में भी ये चीज़ देखने को आपको मिल जाएगी, होलसेल वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद होता है रिटेल। रिटेल में क्या करते हैं, होलसेलर जो माल बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है, रिटेलर वही माल क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं और उसको फिर आगे सेल करने का काम कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो विद इन द कंट्रीज होता है, यानी कि आप भारत अगर कोई माल चाइना में बेच रहा है या फिर चाइना हमारा कोई उनका कोई माल भारत में बेच रहा है या हम अपना माल अमेरिका में बेच रहे हैं, अमेरिका कोई प्रोडक्ट हमारा भारत में बेच रहा है, तो उसको बोला जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। अब एक्सटर्नल जो ट्रेड होता है उसमें आते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होते हैं बेसिकली, इंपोर्ट हो गया कि हमने बाहर के देशों से कुछ माल मंगवाया है तो उसको बोला जाएगा इंपोर्ट, ठीक है। जैसे एलईडी लाइट्स आर परचेज्ड फ्रॉम चाइना फॉर डोमेस्टिक यूज, तो ये इंपोर्ट हो गया। और एक्सपोर्ट में हो जाएगा कि हमने कुछ माल बाहर भेजा है, जैसे कि भारत का जो माल है, जैसे हमने कहा कि चावल बाहर जा रहा है, अमेरिका में बिक रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है एंट्री पोर्ट। अब ये क्या होता है, नई चीज़ ये क्या है, देखिए जब मान लीजिए हमने कोई माल खरीदा है, ठीक है, हमने कोई माल खरीदा, अमेरिका से हमने कुछ खरीदा है और हमने उसको वापस से श्रीलंका में बेच दिया है, तो उसको बोलता है एंट्री पोर्ट। यानी कि आपने क्या किया, दूसरे एक देश से आपने माल को खरीदा और आपने दूसरी कंट्री में बेच दिया, तो उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट, ठीक है। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड में क्या क्या आ जाएगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आ गया। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली परिवहन से रिलेटेड है, जिसमें आप जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनको क्या करते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने का काम करते हो, ठीक है। जैसे इसमें आगे प्रोड्यूसर टू होलसेलर हो गया। होलसेलर से आप कहाँ भेजोगे, आप रिटेलर्स को भेजोगे, फिर वो फाइनल कंज्यूमर के पास जाएगा। तो उसमें किसका रोल होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे आप आज अगर टाइम में देखोगे, आपने अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से कोई भी माल मंगवाया है, तो पहले क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के जरिए फिर वो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे फाइनली पहुंच जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें तो होता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है कि माल को स्टोर करके रखना, ठीक है, और जब उसकी रिक्वायरमेंट हो तब आप उसको सेल कर सको। इंश्योरेंस क्या होता है कि जब माल रास्ते में है या फिर वो स्टोरेज में है तो उसको क्या करना, उसका इंश्योरेंस को मतलब उससे उसको किसी भी तरीके की हानि से बचाना है बेसिकली, ठीक है। जैसे चोरी का हो सकता है या फिर आग लग जाने का हो सकता है और भी रिस्क हो सकते हैं, तो उससे बचाना ही क्या होता है, हमारा इंश्योरेंस हो जाता है। बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग होता है बेसिकली कि आपको क्या मिल रहा है, बैंकिंग से पैसा मिलेगा। क्रेडिट फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बनाना है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बैंक से क्रेडिट ले सकते हो और जैसे ही आपको मतलब पैसा मिल जाता है तो आप उसको एज पर टर्म एंड कंडीशन जो भी आपके बैंक के बीच में हुई है उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है एडवर्टाइजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को आज के टाइम में मिल जाते हैं, ठीक है। टीवी पे आप देखोगे वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे, फोन पे अगर आप चला रहे हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट को हाईलाइट करने में, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने में, साथ ही साथ जैसे प्रोडक्ट जो है उसको सेल करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है अब आता है यहाँ पे, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है गवर्नमेंट असिस्टेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको किस किस तरीके की असिस्टेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसको किस किस तरीके के, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती है उनके थ्रू इनको सारा क्या मिलता है, असिस्टेंट मिलता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा आता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, और ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोवाइडिंग मशीनरी ऑन हायर परचेज टर्म। ठीक है, हायर परचेज जो टर्म होती है ना कि थोड़ा मतलब एक मुश्त राशि दे दी, उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा हम पे करते रहेंगे, और जिस दिन हम पूरा पे कर देंगे उस दिन हम अपनी जो मशीनरी है उसको अपने पास रख लेंगे। ठीक है, अगर गड़बड़ होती है तो भाई वो उस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो लेके भी जा सकता है, या फिर वो आगे कोर्ट में भी जा सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो हायर परचेज करने के लिए बेसिकली हम ये देखेंगे कि हायर परचेज करने के लिए मशीनरी का ये हमें क्या करती है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और साथ ही साथ रॉ मटेरियल परचेज करने में और मार्केटिंग करने में फिनिक्स प्रोडक्ट की, तो उसमें भी ये हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है जैसे DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, ये लॉन्च हुआ था 1978 में। दीज ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है, और इसमें एक सिंगल विंडो होती है जो सारी की सारी जो नेसेसरी सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करने का काम करती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गई, क्रेडिट फैसिलिटेशन हो गया, सारा कुछ ये प्रोवाइड करती है। SIDBI मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्रमोट करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, डेवलप करने के लिए किसको, MSME सेक्टर को। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि जो SIDBI है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो SIDBI का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको कमेंट में लिख के बतानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें SIDO यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, एन एपेक्स बॉडी होती है दैट असिस्ट गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे इसमें नाम में भी है कि डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, पॉलिसी बनाने का काम करती है। उसके बाद आता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC, तो ये क्या करता है, फोकस करता है जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरियाज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कोई मतलब पशु है, या फिर आप बकरी पालन करना चाहते हो, या फिर आप डेयरी फार्म करना चाहते हो, तो इसके थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कुछ अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है क्रेडिट के थ्रू। ठीक है, तो उसमें कुछ आपको भरना होता है, कुछ आपका फ्री रहता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है इनका, ऑफलाइन भी होता है बट ऑनलाइन भी होता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो मेजर गवर्नमेंट स्कीम है वो हम यहाँ पे देखेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। ठीक है, ये क्या है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है फॉर सेटिंग अप न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस, यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं उसको लगाने के लिए एक स्कीम है। इसमें आपकी जो लिमिट होती है वो 50 लाख तो होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो 20 लाख होती है वो सर्विसेज यूनिट के लिए होती है। ठीक है, ये लिमिट आपको याद रखिए, 50 लाख इसके लिए हो गई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 20 लाख सर्विसिंग यूनिट्स के लिए आपको यहाँ से क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे PM मुद्रा योजना, ये बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत सारे स्टार लगा सकते हो, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रोवाइड लोन्स अप टू 10 लाख टू नॉन कोऑपरेटिव एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो ये स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज को लोन प्रोवाइड करती है अप टू 10 लाख तक का। ठीक है, तो यहाँ पे शिशु है जिसमें 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर है जिसमें आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है, और तरुण है उसमें 5 से 10 लाख। तो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि शिशु की लिमिट क्या है, या फिर किशोर की लिमिट क्या है, फिर तरुण की लिमिट क्या है, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास अगर आता है तो यहाँ पे है हमारा CGTMSE। ठीक है,
ये क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये कोलेट्रल फ्री क्रेडिट आपको प्रोवाइड करता है। कोलेट्रल फ्री क्या होता है बेसिकली कि मान लो आप जब किसी से पैसा लेते हो तो वो बैंक ये पूछेगा भाई तुम्हारे पास है क्या कि जिसको तुम गिरवी रख सको। जैसे हम गोल्ड लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम हाउस के पेपर रखते हैं, गोल्ड में हम अपना गोल्ड बैंक में रख के आते हैं। ये बहुत ही मतलब एक जैसे कोलेट्रल फ्री है, इसमें आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आपको अपने माइक्रो और जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है उसके लिए आपको इजीली लोन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास आती है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एम्ड एट फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बाय प्रोवाइडिंग 15% कैपिटल सब्सिडी फॉर द इंडक्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये क्या कह रही है यहाँ पे कि अगर आपको मान लीजिए आपको टेक्नोलॉजी कुछ अपग्रेडेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 15% कैपिटल की सब्सिडी मिल जाएगी। यानी कि जितना लोन आपको मिलेगा उतना उसमें से 15% का आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। डन। उसके बाद जैसे तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है इंसेंटिव एंड बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सबसे पहले इसमें आता है टैक्स हॉलीडे कि न्यू स्मॉल एंटरप्राइज आर ऑफन एग्जेम्प्ट फॉर पेइंग इनकम टैक्स फॉर एन इनिशियल पीरियड। यानी कि टैक्स हॉलीडे का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और वो इस तरीके के क्राइटेरिया में आता है, यानी कि वो स्मॉल बिजनेस है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपको आपके 5 साल तक या फिर 10 साल तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप अपनी कॉस्ट वहां से निकाल सकते हो। तो उनको बोला जाता है बेसिकली टैक्स हॉलीडे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि कुछ कुछ जो एरियाज होते हैं या फिर कुछ जो सेक्टर्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है कि आप ही ये प्रोडक्ट को बनाओगे। जैसे खादी से रिलेटेड हम ये कहें कि हमने एक पर्टिकुलर मतलब इंडस्ट्री को या जो छोटे लेवल पे काम होते हैं हमने उनको रिजर्व कर दिया कि भाई आपको ही बनाना है, लार्ज स्केल इसको नहीं बना सकता है। प्रेफरेंशियल प्रोक्योरमेंट, इसमें क्या करती है, द गवर्नमेंट गिव प्रेफरेंस टू एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री व्हाइल परचेजिंग गुड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ठीक है। कि जब गवर्नमेंट को कुछ खरीदना होता है तो वो सबसे पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रेफरेंस देती है कि हम पहले आपसे ही क्या करेंगे, गुड्स को खरीदेंगे। प्राइस प्रेफरेंस हो गए यहाँ पे, एसएसआई ऑफन रिसीव ए प्राइस प्रेफरेंस अप टू 15% ओवर लार्ज स्केल यूनिट्स इन इंटरनेशनल डोमेस्टिक टेंडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल या जो डोमेस्टिक टेंडर होते हैं उसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी अगर आपने छोटे लेवल पर अपना काम शुरू कर रखा है तो, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि टेक्निकली आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत है या फिर आपको कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी हेल्प देखने को मिल जाएगी। तो ये है सारी की सारी गवर्नमेंट की स्कीम, ठीक है। तो यहाँ तक हम अपना जो टॉपिक है वो कवर कर चुके हैं, बाकी का टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो सही लगी हो, आपको किसी से नॉलेज गेन हो गई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को आप हमारे को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख सकते हैं हमारी इस वीडियो के लिए। अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहिए और अपना एस्टेट का पेपर बहुत अच्छे से दे करके उसको क्वालिफाई कीजिएगा। थैंक्स फॉर